Good evening to all of you. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. स्वागत है सर आप लोगों का आज की क्लास में. आइए सर, आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो साउंड आ गया सुधांशु? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो गुड इवनिंग सुधांशु. और कौन कौन है ऑनलाइन? फटाफट गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरी तरफ से. जो जो ऑनलाइन है अपना अटेंडेंस शो करें, अटेंडेंस लगाएं. सुधांशु आ चुके हैं अभी तक. गुड आफ्टरनून. सुधांशु गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा है, गुड इवनिंग हो गया है डियर. यस, गुड इवनिंग हो गया है, रात में गुड नाइट होगा. चलिए तो शुरू करते हैं सर. दो लोग तो मुझे शो रहे हैं ऑनलाइन, बाकी और कौन है भाई दूसरा? धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे. क्लास शुरू करते हैं अपन. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशंस जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले. तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. तो जो लड़ा वही बढ़ा, और अगर जितना डरेंगे आप उतना ही आप अपनी सफलता, अपने सक्सेस से दूर हो रहे हैं. तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको फेस करना सीखें, उनके साथ स्ट्रगल करें और फिर मेहनत करें और मेहनत करके आगे बढ़ें. क्योंकि आप देखेंगे हार्डवर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है. अगर आप ये सोचते हैं कि हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव है, उस रास्ते में सक्सेस को अचीव कर लूँगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ये संभव नहीं है. आपको आज भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, कल भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा. तो जिसने भी हार्डवर्क किया, स्ट्रगल किया, वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ा. ठीक है, तो कभी भी हार्डवर्क और स्ट्रगल से घबराना नहीं है. अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है. ठीक है, तो आइए सर इन्हीं मोटिवेशंस के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, इसमें आज नई सीट है. पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? गिव मी आंसर. सुधांशु बताइए, इंडियन एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये पूछ रहा है. तो यहाँ पर आपको आंसर देना है. फर्स्ट आंसर है सोर्स ऑफ लिवलीहुड, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, ऑल ऑफ द अबव. आंसर दीजिए सुधांशु. सुधांशु आंसर. चलिए देखिए सुधांशु, आपका आंसर बिल्कुल राइट है. क्यों? क्योंकि राइट आंसर ही जो है वो होगा डी, ऑल ऑफ अबव. इनमें से ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये डिनोट करते हैं, तीनों पॉइंट्स, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को. पहला कि आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट्स टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून. हमारे देश की कृषि, हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है इट्स टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून. आज भी हमारे देश में अगर मॉनसून अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मॉनसून नहीं आया तो उस साल फसल नहीं हुई. आज भी हर आप देखेंगे कि अभी हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 40 to 43% ही इरिगेटेड एग्रीकल्चर एक जोन है. बाकी इट टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून. तो अगर मॉनसून अच्छी होती है तो फसल होती है, अदरवाइज नहीं हो पाती है. तो ये बिल्कुल सही है. गुड इवनिंग रजनीश. टोटली सही है कि हमारे देश की कृषि मॉनसून पर निर्भर है. दूसरा, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग मतलब लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें नहीं है. आप देखेंगे गांव में, अगर आप देखें तो पहले लैंडलॉर्ड हुआ करते थे और उन लैंडलॉर्ड्स के पास काफी बड़े पैमाने पर स्क्वायर लैंड होता था, लैंड की साइज होती थी. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस चकबंदी की गई और चकबंदी के थ्रू उन लैंडलॉर्ड्स की जमीनें छीन के उनको बांट दिया गया एग्री फार्मर्स में. तो अब इस समय किसी के पास भी बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, छोटे छोटे लैंड्स हैं. अब उन छोटे छोटे लैंड्स पर अगर कोई चाहे
कि मोर एंड मोर प्रोडक्शन कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लैंड्स छोटे छोटे होने की वजह से भी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि सोर्स ऑफ लिवलीहुड, लोगों की आजीविका मतलब बेसिक नीड का जो सोर्स है वो है लैंड, एग्रीकल्चर। मतलब ऑलमोस्ट हमारे देश की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। तो ये लोगों की जीविका का मुख्य साधन है, उनकी बेसिक नीड का मेन सोर्स है ये एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ये तीनों ही पॉइंट सही है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स की डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, लोगों के पास लैंड की बहुत बड़े साइज नहीं है, स्मॉल साइज है, और उसी से अपनी एग्रीकल्चर करते हैं और उसी से अपनी बेसिक नीड फुलफिल करते हैं। दूसरा, डिपेंडेंट ऑन मानसून, हमारे देश का एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन मानसून, मानसून पर डिपेंड है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? तो इंडियन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स राइट है। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? सुधांशु, जितेंद्र, रजनी, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है आपका। राइट आंसर IMF, इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये जारी किया जाता है आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इन IMF की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, IMF। ये पूरे इकोनॉमी का एक आउटलुक जारी करता है कि कौन सी इकोनॉमी किस पोजीशन पर है और वो कितना ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इसका 2 का राइट आंसर जो है वो है ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अच्छा चलिए, लॉरेंज कर्व, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसकी जगह इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा। 3 का आंसर बताओ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। 3 का C, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसकी जगह मैं आपसे 4 सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 4 सरप्राइज क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सुधांशु, रजनीश, ओके। चलिए, अब इन 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, जो मैं अभी आपको बैक टू बैक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अवध कमर्शियल बैंक व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड, अवध कमर्शियल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ? अवध कमर्शियल बैंक व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड एट, अवध कमर्शियल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। अवध कमर्शियल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अवध कमर्शियल बैंक कब स्थापित हुआ? पहला क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो सुधांशु, रजनीश, गिव मी आंसर। अवध कमर्शियल बैंक, डू यू नो और डू यू नो, जानते हो या नहीं? एग्जैक्टली, वेरी गुड। टाइम क्यों लगाया है? जल्दी फटाफट रिप्लाई करो। 1881 अवध कमर्शियल बैंक जो है 1881 में एस्टैब्लिश हुआ। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताएं। सेकंड क्वेश्चन बताएं, फाइनेंस, राइट नाउ अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश हो चुके हैं? अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश हो चुके हैं? राइट नाउ टिल 2020 अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश हो चुके हैं? गिव मी आंसर, फटाफट जल्दी आंसर करो भाई, पता है तो, सर्च नहीं करना है मोबाइल पर। अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? भूल गए सर। जितेंद्र, आंसर कीजिए, अभी तक कितने? गिव मी आंसर, अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? सेकंड क्वेश्चन है। नो नो सुधांशु, रॉन्ग आंसर। 14 होगा, 14 है भाई, 14। यस और नॉट सुधांशु? 14
एन के सिंह 14 के हैं, वाई बी रेड्डी थे 13 के। क्लियर? 14। चलिए थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? नहीं पता। सुधांशु, डू यू नो अबाउट दैट? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन पता है? यस और नो रिप्लाई करो, मैं फटाफट आंसर करता हूं इसका। नो। केसी नियोगी वॉज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएंगे मुझे। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि जीएसटी में अभी कौन कौन से गुड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है? जीएसटी में कौन कौन से गुड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है? गिव मी आंसर। जीएसटी में कौन कौन से गुड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है? नहीं पता? पता है या नहीं? यस और नो? जीएसटी में कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 5 चीजें हैं जो अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, लीकर और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन बता दो। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी? बिल्कुल अमिताभ बच्चन। अच्छा, जीएसटी की अगर कोई चोरी करता है, पे नहीं करता है, तो हाउ मच टाइम का पनिशमेंट है? कितने समय का पनिशमेंट है? अगर कोई जीएसटी पे नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट के तौर पर कितने इयर्स का इंप्रिजमेंट दिया जाएगा? अगर कोई जीएसटी पे नहीं करता है तो कितने साल की सजा होगी उसको? हाउ मच टाइम? नहीं पता। 5 इयर्स, 5 साल। ध्यान रखना, 5 इयर्स का इंप्रिजमेंट है उसको। अगर कोई भी जीएसटी पे नहीं करेगा तो 5 इयर्स का इंप्रिजमेंट उसको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए फटाफट। कह रहा है कि इंडिया अडॉप्टेड हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए सर। HYVP का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। तो HYVP प्रोग्राम को अपन ने कब अपनाया था फर्स्ट टाइम? पहली बार। सुधांशु, गिव मी आंसर। आंसर कीजिए जल्दी। नहीं पता? चलो अब इधर देखना मेरी तरफ, इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन जानते हो क्या? डू यू नो? अच्छा, ये कब हुआ? टाइम पीरियड बताओ इसका। टाइम पीरियड बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन का। टाइम पीरियड बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन का। टाइम पीरियड नहीं पता? बिल्कुल 1965-66 ये है टाइम पीरियड इसका। किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड आप जानते हैं भाई। 1965 में 1962 में चीन के साथ अपन ने फाइट करा और 1965 में पाकिस्तान के साथ करा। अब कहानी ये हुई कि 1965 में जब पाकिस्तान के साथ अपन भिड़े तो उस समय पाकिस्तान और अमेरिका ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में बटा, नाटो और सीटो। तो नाटो और सीटो इन दोनों ने कई जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनको अपनी तरफ इकोनॉमिकली लालच देके मिलाना शुरू किया। तो भारत किसी के साथ नहीं मिला। उन्होंने एक नया ग्रुप तैयार किया जिसका नाम था नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाके मिल गया और इधर रूस एक साइड था
और इन दोनों के बीच फिर कोल्ड वार शुरू होता है। तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों दोस्त थे। पाकिस्तान के कहने पर अपन लोग अमेरिका से फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करते थे, गेहूं और राइस का, क्योंकि हमारे देश में इतना प्रोडक्शन नहीं होता था कि अपन उनको कंज्यूम कर पाते, तो अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। तो पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने अपन को वीट देने से मना कर दिया एट दैट टाइम, जब हम फाइट कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। उस समय हमारे देश में एक तरह से आप देखेंगे कि फूड ग्रेन्स की सप्लाई रुकने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उस समय आपको मालूम होगा लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना। और उसमें जय जवान में नारा दिया कि जवानों सब पाकिस्तान को फाड़ देना है, और किसानों इतने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए हम। तो उसी समय जब जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था, तो उस समय अपन ने हाई एल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम अपनाए, जिसमें कम फर्टिलाइजर लगता है, कम इरिगेटेड जो लैंड है, मतलब जहां पर पानी कम भी होगा, तो ये एक हाइब्रिड बीज तैयार किया गया 1966 में, जिसमें कम फर्टाइल लैंड, कम फर्टिलाइजर और कम इरिगेटेड एरिया में भी ये बेहतरीन प्रोडक्शन करेगा, मोर एंड मोर प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह का एक हाई एल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, एक हाइब्रिड सीड्स जो है वो हमने डेवलप किया, जिसके थ्रू हम मोर एंड मोर प्रोडक्शन कर सके, ताकि अपन आने वाले 2-3 सालों में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, जिससे हमें दूसरे देशों से जो फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करते थे वो नहीं कर पाए, और हम कम से कम फूड ग्रेन्स पर तो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। क्लियर? तो इसी कंडीशन में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए 1966 में इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में कुछ हाइब्रिड बीज डेवलप किए गए थे, जिनका नाम था हाई एल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, जो कम फर्टाइल लैंड, कम इरिगेटेड एरिया और कम फर्टिलाइजर के होने के बावजूद भी ये बेस्ट एंड मोर एंड मोर प्रोडक्शन करेगी, और हमें अपने फूड ग्रेन्स के मोर एंड मोर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में कोऑपरेट सहयोग करेगी। ठीक है, जिसके बाद अपन लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे फूड ग्रेन्स पर। इज दैट क्लियर और नॉट? जितेंद्र गुड इवनिंग। इतना लेट क्लियर हुआ? सुधांशु क्लियर हुआ? रजनीश क्लियर हुआ? जितेंद्र इतना लेट आ रहे हो? चलिए, क्लियर हुआ क्या? तो ये है टाइम सर, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ ही है, हाई एल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम शुरू किया था, हाइब्रिड बीज बनाए गए थे जो कम फर्टाइल लैंड, कम इरिगेटेड एरियाज में भी मोर एंड मोर प्रोडक्शन कर सकते, क्योंकि आप जानते ही थे उस समय अपने देश में इतना बढ़िया फर्टिलाइजर भी नहीं था, और ना ही इतना इरिगेटेड लैंड था जिसमें प्रोडक्शन कर, अपन वही ट्रेडिशनल अप्रोच में एग्रीकल्चर कर रहे थे, वही पुराने वीट और बार्ली और राइस के जो ब्रिड्स थे उनसे। तो जरूरत थी प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने की, तो कैसे करते? उसके लिए जरूरी था कि हाइब्रिड बीज बनाया जाए जो इन रिसोर्सेज के तरीकों, इन रिसोर्सेज के लैक ऑफ रिसोर्सेज में भी मोर एंड मोर प्रोडक्शन कर सके। क्लियर? चलिए, राइट आंसर बी 1966। क्लियर हो गया? क्या तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी। बताइए सर, वर्ड है स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज, क्या होता है इसका मतलब? स्लैक सीजन का मतलब क्या होता है? डू यू नो अबाउट दैट? सुधांशु जानते हैं आप स्लैक सीजन? यह सिर्फ आंसर आपको पता है? जितेंद्र, रजनीश, सुधांशु, सभी लोग आंसर बताएं इसका। आंसर जितेंद्र को नहीं पता, एग्रीकल्चर बहुत कम होता है इसमें। जितेंद्र को नहीं पता, और सुधांशु कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। ठीक है, और रजनीश को पता है जी? रजनीश जानते हैं आप? नहीं। चलिए देखिए, इसको स्लैक सीजन क्यों बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्लैक सीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए, आपको एक चीज मालूम होगी कि हमारे यहाँ सीजनल एग्रीकल्चर है, मालूम है ना? ये तो मालूम होगा तुम लोगों को कि सीजनल एग्रीकल्चर है। सीजनल एग्रीकल्चर का मतलब, सीजनल का एग्रीकल्चर का मतलब कि हमारे यहाँ 6 से 7 महीने एग्रीकल्चर का टाइम पीरियड होता है, पिक टाइम पीरियड, जिसमें
बुआई होती है, फलों की सिंचाई, कटाई, सब कुछ काट कूट के अपने घर पे रख लेते हैं। तो वो जो टाइम है वो टाइम होता है बॉस, आप देखेंगे कि यहां पर जून से दिसंबर का, ठीक है, जून से दिसंबर का जो टाइम है ये एग्रीकल्चर का एक मतलब पिक टाइम पीरियड है, जिसमें हम कई तरह के फूड क्रॉप्स के कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, इसको पिक टाइम बोलते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे जनवरी से जो जून का टाइम होता है इसको हम बोलते हैं स्लैक सीजन। स्लैक सीजन का मतलब दिसंबर जनवरी तक किसान अपनी फसल काट वाट के घर में ले आके रख लेता है या मंडी में ले जाके बेच देता है। मतलब यहां तक जनवरी आते आते पूरी तरह से सब कुछ काट पीट करके अपने घर में बैठ जाता है। जनवरी से जो जून का टाइम होता है इस टाइम में उसके पास कोई काम नहीं होता, देयर इज नो एनी वर्क। पूरा ये टाइम जो है एग्रीकल्चर का सीजन जो होता है ऑफ सीजन माना जाता है। इस समय ना किसी चीज की खेती होती है, थोड़े बहुत जो मोर एंड जो दूसरे प्रोडक्शंस होते हैं जिनको मार्केट में बेचता है वो प्रोडक्शन ऑलरेडी जून से दिसंबर तक में पूरा हो जाता है, जो एग्रीकल्चर का पिक टाइम माना जाता है। तो इस टाइम में कोई ऐसी फार्मिंग नहीं होती है जिसमें वो बिजी रहे, तो इस टाइम में वो फ्री रहता है, अपने घर पे होता है। इसी टाइम पीरियड को इकोनॉमी के टर्म में स्लैक सीजन कहा गया है, जिस समय फार्मर फ्री होता है, दे हैव नो एनी वर्क, उसके पास कोई काम नहीं होता है। क्लियर? तो इसको इकोनॉमी के टर्म में क्या कहा गया है? स्लैक सीजन। तो राइट आंसर क्या है जी? सी, जनवरी से जून का। और फिर जून से दिसंबर जनवरी तक का टाइम पीरियड उसका बेहतरीन होता है, वो सीजन होता है एग्रीकल्चर का, और उस समय कई तरह के फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है और उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? रजनीश आप एन लिख रहे हैं, एन का मतलब क्या है रजनीश? जितेंद्र समझ में आ गया? सुधांशु क्लियर हो गया? रजनीश एन लिख रहे हैं, एन का मतलब क्या है रजनीश? चलिए ये हो गया, तो ये स्लैक सीजन, इसका राइट आंसर है सी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए सर। The twin objective of poverty eradication and attainment of self-reliance were included in, बताइए इसका आंसर तुम लोगों को पता है? बताओ आंसर, बताइए सर इसका आंसर। 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सुधांशु ने बताया, अभी देखते हैं इनका आंसर सही है कि नहीं। और जितेंद्र और रजनीश बताओ। भूल बोथ लैंग्वेज, अच्छा हिंदी दिखाऊं, लो। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दोहरे उद्देश्यों को किस प्लान में विकसित किया गया था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दोहरे उद्देश्यों को किस प्लान में विकसित किया गया था? अब बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है 5th 5 ईयर प्लान। कल तुम लोगों को बताया था जब कंफ्यूज हो रहे थे 3rd में और 5th में, तो मैंने बताया था कि सेल्फ रिलायंस और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि इसी में इंदिरा गांधी जो है वो फिर दोबारा से जीत के आई थी और उन्होंने गरीबी निवारण का नारा दिया था और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का भी नारा दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, 5th 5 ईयर प्लान। इसका टर्म बता दो, इसका कार्यकाल बताइए 5th 5 ईयर प्लान का। अरे भाई इतना 6, 61, 66, उसके बाद 74 और 74 से 79, ये है तुम्हारा 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान कह रहा हूं मैं जितेंद्र, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 5। इसमें 1 ईयर प्लान भी तो चले थे, 66 से 60 से 69 तक 1 ईयर प्लान चले थे। ठीक है, प्लान हॉलीडे जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर 4th 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 69 से 74, 74 से 79, जो 1 साल पहले ही खत्म हो गया था 78 में, जब इमरजेंसी हमारे देश में लगा था। ठीक है, अच्छा
5th 5 ईयर प्लान में ही इमरजेंसी लगा था, ये भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस 5 ईयर प्लान में इमरजेंसी इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो जो 5th 5 ईयर प्लान है 74 से 79 का, उसी में लगा था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा 5 ईयर प्लान है जो अपने टर्म से 1 साल पहले ही खत्म हो गया। अभी तक जितने 12 5 ईयर प्लान बने हैं उनमें कोई भी अपने टर्म से पहले नहीं खत्म हुआ है। इवन जो 12th 5 ईयर प्लान चला वो भी नहीं खत्म हुआ। तो पहला 5 ईयर प्लान है जो अपने टर्म से 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था, और वो था क्या? 5th 5 ईयर प्लान है। रीजन पॉलिटिकल रीजन था, पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब 1 साल पहले ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई और फिर जनता पार्टी की जो सरकार आई मोरारजी देसाई के लीडरशिप में, उन्होंने उसको 1 साल पहले 78 में ही खत्म कर दिया था। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए सर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू, हिंदी दिखाता हूं, हिंदी देख लो। संरचनात्मक बेरोजगारी का एक प्रकार है, वह किस कारण होता है? बताइए। सुधांशु रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर सुधांशु। इंग्लिश देख लो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू। सुधांशु रॉन्ग आंसर। जितेंद्र रजनीश आप आंसर दीजिए। रजनीश, रजनीश गिव मी आंसर। देखो सुधांशु तुम कंफ्यूज, तुमको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बताया था क्या? अरे बताया था कि नहीं? पता है ना, तो फिर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है भाई? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? राइट आंसर इज डी, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई मैंने क्या बताया था? मैंने कहा मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो झाड़ू एंड पोछा की कोई कंपनी है मेरी, इसका नाम है राका कंपनी। ये टर्नओवर करती है कितना? 500 रुपये की ईयरली। इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 5 पैकेजिंग करते हैं, 5 स्टोर करते हैं और 5 लोग इसको ट्रांसपोर्ट में ले जाते हैं। अब ये मैनुअली काम होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, इस टेक्नोलॉजी ने 5 लोगों का काम खत्म कर दिया जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग करते हैं। अब 10 आदमी का काम अकेले मशीन कर रही है। तो इस मशीन के आने से इस कंपनी की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ और इसके आने से 5 लोगों की नौकरी गई। अब 5 लोग 10 लोगों का काम अकेले मशीन कर रही है। तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी पुरानी होने से कैसे होगा पूछ रहे हो? भाई देखो, मान लो टेक्नोलॉजी पुरानी है कोई, ठीक है, और उस पुरानी टेक्नोलॉजी में मान लो 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है कंपनी ने, ठीक है। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आई और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेडेड होती है। जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उससे बेटर होती है और उसमें कुछ अपग्रेडेशन होता है। तो अपग्रेड हुआ तो बेहतरीन, कुछ तो नया है। तो जब अपग्रेड होगा, नया होगा, तो ऑब्वियसली उसकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगी और ज्यादा इफिशिएंट होगी। तो उस कंडीशन में पहले वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो काम कर रही थी मान लो कि 5 लोगों का। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो अकेले अब देखेंगे कि 3 लोगों का काम करेगी। मतलब अब 5 लोगों में से 2 लोगों का काम बचा, 3 लोगों को विदा कर दिया। समझ में आई बात? भाई मान लो तुम्हारे पास कोई पुरानी नोकिया की मोबाइल थी जिस बटन वाली, ठीक है, टेक्नोलॉजी है वो भी आप यूज कर रहे थे। उस पर ना आप पीडीएफ पढ़ पा रहे थे, ना आप उस पर कोई एक्सेल सीट देख पा रहे थे, ना व्हाट्सअप कर पा रहे थे, ना कुछ भी कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। अब उस मोबाइल के अलावा आपको एक और लैपटॉप लेना पड़ता था, उसमें इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता था और फिर आप लैपटॉप पर काम करते थे। अब क्या हुआ? अब आपके पास एंड्रॉयड आ गया जिसमें सारे फंक्शंस। अब लैपटॉप की जरूरत नहीं। अब पहले दो चीज आपको यूज करनी पड़ती थी, अब एक ही जगह से आप कहीं भी बैठे अपना सारा काम कर रहे हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड होती है तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वर्क कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। जब वर्क कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उससे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। समझ में आई बात सुधांशु? तो ये है राइट आंसर डी, ठीक है, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। पहले एक बार इंग्लिश देख लीजिए, फिर मैं हिंदी दिखाता हूं। इंग्लिश देख लें एक बार, फिर मैं हिंदी दिखाता हूं आपको। ये लीजिए, अब हिंदी देख लीजिए। किसी विशेष स्थान में जन्म दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किया गया है। ठीक है, देख लिया हिंदी। आइए अब बताइए आंसर। जितेंद्र ने सी लगाया है, सुधांशु आप बताइए। सुधांशु ने बी लगाया है। देखो इसका राइट आंसर बी है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इन ए ईयर। यहां पर हम डेंसिटी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर बर्थ रेट निकाल रहे हैं। तो बर्थ रेट का मतलब 1000 बच्चों पर, एक साल में 1000 बच्चों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए एक साल में, और 1000 पर लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो है वो है बी है। ठीक है, वैसे ही मृत्यु दर अगर निकालेंगे तो एक साल में 1000 बच्चों पर कितने मर गए और कितने कितने जीवित बचे, तो उस पर हम निकालते हैं। ये आप देखेंगे डेथ रेट। तो 1 ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जीवित हैं और कितने मर गए, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, बी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। एक्सटर्नल डेब्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ए कंट्री डेब्ट दैट वाज। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। हिंदी दिखाऊं? लो हिंदी देख लो एक बार। हिंदी देख लीजिए, हिंदी देख के आंसर बताइए। वह ऋण एक देश के ऋण का भाग होता है जो, क्या होता है भाई, बताओ आंसर। सुधांशु ने आंसर बताया, बट उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि सर ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जितेंद्र आप आंसर बताइए। रजनीश आप बताइए आंसर। नो, नो क्यों लिख रहे हैं जितेंद्र? आप नो क्यों लिख रहे हैं? क्या आप सुधांशु के आंसर से सेटिस्फाई नहीं है? अच्छा हिंदी, हिंदी दिखाऊं? लो हिंदी देख लो, देखिए हिंदी देखो, हिंदी हिंदी देख लो भाई। रजनीश ने सी दिया है। जितेंद्र अब तो आंसर बता दो। देखो समझिए इसको थोड़ा सा। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल डेब्ट कोई विदेशी कर्जा है, प्रोपोर्शन ऑफ ए कंट्री डेब्ट दैट। तो एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो कौन लेता है? कोई आम आदमी थोड़ी ले सकता है यार। सीधे आप देखेंगे बोरोड बाय द सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड। सिटीजन्स तो ले ही नहीं सकता कोई भी। आप किसी भी फॉरेन कंट्री यूएस से लोन नहीं ले सकते। हाँ, वहां की कोई बैंक इंडिया में है, उससे आप लोन लेंगे। फॉरेन कंट्री से कोई भी इंडिविजुअल ये सिटीजन कैसे लोन लेगा? इट कांट पॉसिबल। तो ये होगा ही नहीं। उसके बाद लैंड फॉर द सिटीजन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा। बोरोड बाय द इट्स गवर्नमेंट ऑफ अब्रॉड, हाँ किसी देश की गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट यूएस से, जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, किसी भी कंट्री से लोन ले सकती है। जैसे अभी भी आप देखेंगे कि इंडिया कई देशों के इन्वेस्टमेंट्स है हमारे देश में, कई देशों के साथ हमारे टाई अप है, तो वो देश हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं।
या अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस है तो वो हमारे देश हमें लोन देते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लैंड बाय द इट्स गवर्नमेंट टू फॉरेन गवर्नमेंट। ये भी नहीं होगा, तो किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वो उस देश से लोन ले सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अभी 1 मिनट अंधेरा छाएगा, आप होल्ड पे लाइन पे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी देर में, बस ये लाइट गई है, लाइट आ जाएगी, बस 1 मिनट के लिए कटी है, तो आप लाइन पे ही रहिएगा। ओके, तो आइए, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका वो है सी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। ट्रेड पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड बाय। ट्रेड पॉलिसी कौन बनाता है और उसको अनाउंस कौन करता है? चलिए आंसर हिंदी दिखा दूं, हिंदी दिखाऊं? अच्छा जितेंद्र कह रहे हिंदी दिखा दो सर। किसके द्वारा व्यापार नीति तैयार और घोषित की जाती है? किसके द्वारा व्यापार नीति तैयार और घोषित की जाती है? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? आंसर दीजिए जितेंद्र। सुधांशु गिव मी आंसर। हिंदी देख लिया, अब ये लीजिए इंग्लिश, इंग्लिश देख लीजिए सर। ट्रेड पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड बाय, जितेंद्र ने आंसर बताया, 10 का बताया, सुधांशु ने ए और रजनीश ने भी ये बताया। वेरी गुड, सबके आंसर 100% सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सारे डिसीजंस लेती है। बनाई गया है इस मिनिस्ट्री को इसलिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना, इंप्लीमेंटेशन करना और उनको मॉनिटर करना। तो ये सारा काम करती है हमारे देश में कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है जी? तो ये बजट तैयार करती है, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग बात करती है, रेवेन्यू रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बात करती है। तो बजट तैयार करना, एक्सपेंडिचर करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, और अपने इंडिया गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उसको मेंटेन रखना, ये काम होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन कंट्रीज के साथ गुड रिलेशन डेवलप करके रखना, जो वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंट्रीज हैं और उनके साथ बड़ी कई अच्छी चीज़ों के लिए टाई अप करना और उनको मोटिवेट करना इंडियन के साथ अच्छे रिलेशंस के लिए, ठीक है। ये फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको हम फॉरेन मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। और नन ऑफ दिस नेट क्लियर, क्लियर हुआ? यस और नो? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रेक इवन पॉइंट इन इकोनॉमिक्स is the point at which
ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? हिंदी दिखा दूं जितेंद्र आपको? लीजिए, अर्थशास्त्र में ब्रेक इवन पॉइंट का बिंदु है जिस पर क्या होता है ब्रेक इवन का मतलब? आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं, आप इनका आंसर देख के बताइएगा। जितेंद्र ने आंसर हिंदी देख के बता दिया। अब चलिए इंग्लिश वाले बताएं भाई, इंग्लिश ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हाट? बताइए सर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? बी बताया जितेंद्र ने, रॉन्ग आंसर। नंबर 1 नो लॉस नो गेन। सुधांशु कह रहे हैं नो लॉस नो गेन। क्लियर? सी राइट आंसर बिल्कुल। आप देखिए, देखो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट नहीं, मार्जिनल का मतलब सीमांत आय और सीमांत कॉस्ट। सीमांत लास्ट आपने जो रेवेन्यू कमाया है वो, और लास्ट कॉस्ट, तो लास्ट रेवेन्यू लास्ट कॉस्ट तो होता ही नहीं है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल एवरेज कॉस्ट, ये भी नहीं होता है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया है और जितनी कॉस्ट आपने खर्च की है, ये दोनों जब बराबर होते हैं, जैसे मान लो आपने 20,000 या 5 लाख रुपए किसी चीज में कॉस्ट, उसकी कॉस्ट लगी उस चीज को बनाने में, और अगर उतनी आपके पास आ गई तो उसको हम ब्रेक इवन बोलते हैं। ना लॉस है ना प्रॉफिट है, मतलब अभी जो आपने कॉस्ट लगाई है उसके बराबर आपने रेवेन्यू अर्न किया है, तो ना आप लॉस में है ना प्रॉफिट में है, वो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। क्लियर हुआ? क्लियर? तो नो लॉस नो प्रॉफिट, जो कॉस्ट आपने उसमें इनपुट की है उसके बराबर अगर रेवेन्यू आ जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस आर ऑन एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस आर ऑन बाय द कंट्रोल इंडिविजुअल्स? हिंदी दिखा दूं? हिंदी दिखा दूं? रजनीश, जितेंद्र हिंदी देखिए। जितेंद्र, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संपत्ति और व्यवसायों का स्वामित्व और व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए जितेंद्र, आंसर बताओ भाई, आंसर बताइए। बिल्कुल राइट आंसर इज, राइट आंसर 12 का बिल्कुल सही आपने कैच किया है। राइट आंसर ए, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में मैंने आपको बताया था क्या? इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल प्रॉफिट, उसके बाद कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिविजुअल मैनेजमेंट, उसके बाद अर्न मोर प्रॉफिट। ये सारे जो कंडीशंस है ये सब कैपिटलिस्टों के होते हैं। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, ठीक है, सोशलिस्ट में नहीं होता है। सोशलिस्ट में कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, वहां पर डेवलपमेंट फॉर ऑल होता है, पार्टिसिपेशन फॉर ऑल होता है, और वेलफेयर फॉर ऑल होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही फीचर्स होते हैं, डेवलपमेंट के लिए तो कैपिटलिस्टों से और वेलफेयर के लिए का मॉडल सोशलिस्टों से लिया जाता है, इसको मिक्स कहते हैं। और कमांड इकोनॉमी तो ये तो ऐसा कुछ होता नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म इकोनॉमिक रेंट रेफर टू आर्थिक किराया शब्द से क्या तात्पर्य है? हिंदी देखिए जितेंद्र। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक किराया शब्द से क्या तात्पर्य है? बताइए जल्दी आंसर बताइए इसका। आर्थिक किराया शब्द से क्या तात्पर्य है जी? आंसर बताओ जल्दी। बोलो इंग्लिश। अच्छा सुधांशु, इंग्लिश द इकोनॉमिक टर्म, जल्दी इसका आंसर बताओ, मैं अभी 1 मिनट में आया।
बताइए आंसर इसका। 13 का राइट आंसर जो है वो है बी। इकोनॉमिक टर्म रेंट का मतलब होता है बॉस प्रॉफिट तो नहीं होगा, प्रॉफिट को तो प्रॉफिट बोलते हैं, इकोनॉमिक रेंट नहीं बोलेंगे। प्रोड्यूसर्स सरप्लस, प्रोड्यूसर्स का जो सरप्लस होता है उसको भी इकोनॉमिक। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए वो पहले 500 पीसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था, अब उसने इस बार 550 प्रोड्यूस किया, तो 50 उसके लिए सरप्लस हो गया। तो सरप्लस को रेंट कैसे बोलेंगे? नन ऑफ दीज। पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, ठीक है, ये लैंड है, डी मिस कर गया यहाँ पर। तो अगर कोई लैंड यूज करते हैं और उसके बदले आप पेमेंट करते हैं तो उसको इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं सुधांशु? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी। बताइए, गिव मी आंसर। पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी, हिंदी देख लो भाई। समानांतर अर्थव्यवस्था या ब्लैक मनी की मौजूदगी क्या करती है भाई? हमारी इकोनॉमी में इनका क्या इफेक्ट होता है ये पूछ रहा है ये। तो हिंदी वाले पढ़ ले फटाफट, इंग्लिश दिखाता हूं सुधांशु। पढ़ लिया हिंदी? चलिए अब इंग्लिश देख लीजिए। बताइए इंग्लिश में, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी makes the economy more competitive, makes the monetary policy less effective, and ensure a better contribution of income and wealth, ensure increasing productive investment। क्या करता है भाई ये? बताइए, आंसर दीजिए जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूं। जितेंद्र, सुधांशु, चलिए देखो, पहला कह रहा है मेक्स द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। भाई ब्लैक मनी जब किसी भी कंट्री में ब्लैक मनी का रेशियो बढ़ता है, ठीक है, तो क्या करता है ये? एक आपकी इकोनॉमी के पैरेलल एक और इकोनॉमी खड़ा करता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर आपकी इकोनॉमी 15,000 करोड़ की है तो इसके पैरेलल ये ब्लैक मनी भी आप देखेंगे नियर बाई 10,000 करोड़ या इसके नियर बाई होती है। तो इससे क्या होता है कि जो मार्केट में मनी की फ्लोटिंग है या डिमांड और सप्लाई है उसको इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट करता है। तो कंपटीशन तो नहीं पैदा करेगा बल्कि इसका ड्रॉबैक पैदा करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मार्केट में मनी की फ्लोटिंग को, तो ये नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि एंश्योर अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ भाई? आज आप देखिए, आज इस ब्लैक मनी की वजह से आज हमारे देश के 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के पास है। जिसके पास है इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते, और जिसके पास नहीं वो बेचारा हैंड टू माउथ है, बेचारा एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। आप सोचिए कि अपन लोग क्लिनिक प्लस का एक शैम्पू ले आते हैं 2 रुपये का और उसको काट के 5 दिन धोते हैं और फिर 5वें दिन खत्म होता तो पानी हिला के फिर लगा लेते हैं, या डब्बा खरीद के लाए तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। और जो बड़े बड़े घरों के लोग हैं वो अपने कुत्ते, मतलब जो उनका डॉगी होता है ना, उसके लिए 1,000 रुपये का इतना छोटा सा शैम्पू आता है जिससे उसके बालों में जुएं ना पड़े और बहुत सिल्की रहे और सॉफ्ट रहे और अच्छी स्मेल आए। और हम लोग 5 रुपये का क्लिनिक प्लस भी शैम्पू नहीं खरीद पाते, 2 रुपये का खरीदते। मतलब कि जहाँ यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के पास है और वो उसका फिर गलत यूटिलाइजेशन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। एंश्योर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? गलत चीज़ों में। आप देखेंगे नारकोटिक्स, टेररिज्म और आर्म्स वेपन्स के गलत तरीकों, जितने भी गलत एंटी सोशल, एंटी कंट्री, मतलब एंटी सोशल जो चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों में ब्लैक मनी जो है इन्वेस्ट किया जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को ये इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और अगर ये लंबे समय तक और ज़्यादा बढ़ गया तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ये डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करता है। राइट आंसर इज बी। क्लियर हुआ?
अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बताइए। बार्टर सिस्टम या बार्टर ट्रांजेक्शन्स मीन्स, बार्टर ट्रांजेक्शन्स मीन्स व्हाट? हिंदी दिखा दूं बार्टर ट्रांजेक्शन्स? हिंदी देख लो। बार्टर लेन देन का मतलब है, ये इकोनॉमिक टर्म है बार्टर। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें बार्टर सिस्टम का जिक्र है। कब है जिक्र, कोई बताएगा? बारे में, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, और एक टाइम पीरियड में जब बार्टर सिस्टम, जितेंद्र ने देख लिया इंग्लिश हिंदी, अब इंग्लिश देख लो सुधांशु। बार्टर ट्रांजेक्शन्स मीन्स व्हाट? सुधांशु आंसर दे दिया आपने, अच्छा जितेंद्र वेरी गुड। देखो, मनी एक्ट्स एज ए मीडियम, सीधे सीधे इसका आंसर आप समझ लो। बार्टर सिस्टम जो है हमारी कंट्री में वैदिक एज, अगर आपने सुना होगा हिस्ट्री में, तो उस समय ये चला, क्योंकि उस समय हमारे देश में क्वाइंस नहीं थे। क्वाइंस का मतलब रुपीज नहीं थी। तो रुपीज नहीं हुआ तो क्या करते थे वो लोग? तो वो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम के थ्रू क्या है जी? तो मान लीजिए किसी एक पर्सन ने वीट यहाँ प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और दूसरे पर्सन ने यहाँ पर राइस प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको वीट दे दिया, और इसने क्या किया, इसको राइस दे दिया। तो अगर गुड्स के बदले गुड्स जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो वैदिक एज में हमारे पास क्वाइंस और कोई ऐसे सिंबॉलिक रुपीज नहीं थी जिसको देके हम अपने डिजायरेबल गुड्स को परचेस कर सके। तो उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। अभी भी कई जगह बार्टर सिस्टम चलता है, गुड्स को एक्सचेंज करके हम अपनी डिजायरेबल गुड्स को लेते हैं। तो बार्टर सिस्टम का मतलब गुड्स के बदले गुड्स लेना। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, ये तो हो गया इसका आंसर, बार्टर सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड रिसेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लिश देख लिया, अब मैं आपको हिंदी दिखाता हूं। आर्थिक विस्तार और समय की अवधि में मंदी सहित अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? बताइए। अभी भी रूरल में चलता है, हाँ गांव में चलता है जितेंद्र, लेकिन अब यार क्या है ना, पैसा आ गया, अब बहुत कम करते हैं लोग बस लेन देन। हाँ, जिनके पास मान लो, अगर मान लो हमारे, मेरा और तुम, मतलब कोई भी किसी के साथ अगर मैच हो गया बंदा, कि जैसे उसके पास वो चीज है उसके पास, लेकिन यार मैच भी नहीं, क्योंकि प्राइस के डिफरेंसेस होते हैं ना। उस समय तो प्राइस डिफरेंसेस नहीं थे जब ये सिस्टम चलता था। आज के डेट में मान लो किसी के पास वीट और राइस या बार्ली या चना है, तो कहता है चना तो 80 रुपये किलो है और गेहूं है 40 रुपये किलो, तो कैसे एक्सचेंज करेगा? तो आज तो हर गुड्स की प्राइस डिसाइड है, और प्राइस के अकॉर्डिंग आप फिर ये होगा कि वो उसकी क्वांटिटी में चेंजेस होंगे, तो बहुत कम होता है। लोग संकोच करते हैं कि यार पता नहीं कम ज्यादा दे देगा तो अपन लेन देन नहीं करेंगे, तू तो भाई हम बेच रहे हैं, तू तो खरीद ले पैसे से, ठीक है। हाँ, उस जमाने में अनाज जो है वो चेंज करते थे। बताइए, इसका आंसर बता दिए सबने? राइट आंसर सी बताया, वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल सही है। 17 का सी होगा आंसर। क्यों जी? तो आप देखेंगे कोई भी बिजनेस जो है, उस बिजनेस में दो तरह की चीजें होती हैं। क्या होता है? तो बिजनेस कभी ग्रो करता है और कभी डाउनफॉल होता है, ठीक है, होता है ना जी। मान लीजिए कभी बिजनेस ऊपर खूब प्रॉफिट हो गया और कभी आपको लॉस भी हो गया। तो ये जो चेन है बिजनेस का, ग्रो करना और डाउनफॉल होना, ये बिजनेस का टर्म है यूज। तो इट्स ए बिजनेस साइकिल। किसी भी, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें डाउनफॉल नहीं होता हो, लॉसेस नहीं होते हो। कभी भी कई सिचुएशन हो सकता है लॉसेस, और कभी खूब प्रॉफिट भी अर्न करते। तो एक बिजनेस साइकिल है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का जो ये सिस्टम है, ये चेन है, ये चलता रहता है। तो इट्स ए कॉल्ड
बिजनेस साइकिल। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? यस और नो? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द टैक्स प्लेस्ड ऑन लीगल डॉक्यूमेंट यूजुअली इन द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी इज नोन एज। क्या हिंदी दिखा दूं? एक बार देख लिया आपने इंग्लिश, अब हिंदी देख लीजिए। हिंदी कह रहा है कानूनी दस्तावेजों लगाया गया कर, कानूनी दस्तावेजों पर लगाया गया कर आमतौर पर संपत्ति या संपत्ति के हस्तांतरण के समय उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट। सुधांशु ने आंसर बता दिया है और जितेंद्र ने भी बताया है। और कौन है जी? बताइए आंसर। एक्साइज ड्यूटी, ये तो आप देखेंगे प्रोडक्शन पर लगता है के रॉ मटेरियल्स पर। ऑक्टोरियो, ये तो एक लोकल टैक्स है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जाता है। वैट, ये प्रोडक्शन पर, ये आप देखेंगे ये हर लेवल पर लगता है, प्रोडक्शन पर भी लगता है और फाइनल सेल पर भी लगता है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी आपने सुना होगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको 1000, 2000, 5000 का स्टैंप पेपर आता है और उस स्टैंप पेपर पर आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रॉपर्टी आपने ली है वो सब रिटर्न होता है और फिर उसकी रजिस्ट्री होती है। तो वहां पर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है कोई भी प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं या उसको बेचते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टैंप ड्यूटी अपन पे करते हैं। तो राइट आंसर इज बी, स्टैंप ड्यूटी। क्लियर? क्लियर हुआ जी? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज अ गुड दैट इज ग्रेटर डिमांड एज इट्स प्राइस इंक्रीज। बताइए। हिंदी दिखा दूं 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का देखिएगा, आंसर बताओ। एसी की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए कितने स्टैम्प पे करना पड़ता है? ये रजिस्ट्री वाले बताएंगे, ये जो स्टैम्प बेचते हैं वो बताएंगे जितेंद्र, ये मुझे भी मालूम नहीं है। ये वो जो रजिस्ट्री या स्टैम्प पेपर बेचते हैं ना, उस पे वो बताते हैं कि वो बताएंगे आपको कितना, क्योंकि स्टैम्प पर वो कुछ चार्जेस भी लेते हैं आपसे। ठीक है, जब आप स्टैम्प खरीदने जाते हैं तो टोटल एग्रीगेट जोड़ के वो बताएंगे कि आपको कितना लगेगा 10 लाख पर। क्या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो क्या? बताइए इसका आंसर बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ सुधांशु, जितेंद्र, रजनीश। डोंट नो। इसका राइट आंसर है सुधांशु, आवश्यक वस्तुएं। हिंदी अंग्रेजी दिखा दूं, इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल गुड्स में क्या होता है? जो हमारे जरूरत की है, भाई यूज तो करना ही है अपने को डेली, तो जैसे ही प्राइस कम होती है फिर हम उस चीज को खरीद लेते हैं, ताकि अगर लगता है कि आगे प्राइस बढ़ेगी तो हमारे पास कम से कम कीमत पर है, हम यूज तो कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इसेंशियल गुड्स है उनकी प्राइस जब कम होती है तो हम उनको, उनकी डिमांड बढ़ा देते हैं। क्लियर? आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन कह रहा हूं, रिसेशन, द ग्रेट रिसेशन अकर्ड ड्यूरिंग, कब आया था जी? महान मंदी कब आई थी? महान मंदी किस वर्ष हुई थी? गिव मी आंसर। ग्रेट रिसेशन अभी तक का कब आया था? आंसर बताइए। सुधांशु सर 18 क्वेश्चन देखो,
एक मिनट। इसेंशियल गुड्स तो समझ लिया, जो हम लोग डेली रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए मस्ट है, डेली हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि आप देखेंगे जैसे टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, इसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स इनकम के साथ इसकी डिमांड बढ़ती है। क्लियर हुआ? इसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ज्वेलरी हो गया, ये कैपिटल गुड्स है। वाइबल गुड्स ये कोई गुड्स नहीं होता है, ये ऐसे है। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स का मतलब होता है, एक मिनट, ओके। तो ये हो गया। अब बताओ इसका राइट आंसर 19 का बी। वेरी गुड, राइट आंसर इज बी, 1929, 1929, 1929-30 का जो है ये ग्रेट डिप्रेशन आया था बॉस, पूरे वर्ल्ड में। यूएस की वजह से पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन छा गया था। आप देखेंगे ये रिसेशन हुआ था। तो राइट आंसर इज 1929, 1930। ठीक है, ये इससे इंडिया भी इससे इफेक्टिव हुआ था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गिव मी आंसर। आपने नाम सुना होगा, ये कई बार आपने अपने एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस, एक नाम है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक क्रिएटेड एचडीआई। तो एचडीआई कब क्रिएट किया था जी महबूब उल हक ने, किस साल में बताइए? ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं और येल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करा है और पाकिस्तान में 1985 के टाइम पीरियड में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, महबूब उल हक। तो इन्होंने एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी करता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल के आधार पर। तो ये एचडीआई यूएनडीपी जारी करता है और ये यूएनडीपी में बने थे मेंबर उसके, और इन्होंने ही एचडीआई शुरू किया था। तो एचडीआई कब शुरू किया था ये आप लोगों को मालूम है? डू यू नो अबाउट दैट? सुधांशु, रजनीश, बताइए आंसर। सुधांशु को नहीं पता है। देखो राइट आंसर है इसका 1990, 1990 में महबूब उल हक ने जो है वो बने थे यूएनडीपी के मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, मतलब वहां पर यूएनडीपी में इन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से इन्होंने पीएचडी करी इकोनॉमिक्स में। ये और अमर्त्य सेन जो हमारे देश के क्या कहते हैं वो इकोनॉमिक्स थे, अमर्त्य सेन, और उनको नोबेल अवार्ड भी मिला है अमर्त्य सेन को, दोनों साथ साथ थे।
तो इन्होंने HDI पहली बार HDI जारी किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अलावा एजुकेशन और उनके पर कैपिटा इनकम के आधार पर उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए शुरू किया था। ठीक है, हाँ बाद में ये बांग्लादेश, मतलब ये बांग्लादेश के पार्ट हो गए पहले, बाद नहीं, बाद में बांग्लादेश वाले का नाम दूसरा है भाई, बांग्लादेश वाले का नाम दूसरा है, ये पाकिस्तानी है। तो 1990 में इन्होंने HDI जारी किया था। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स डैश एज इनकम इंक्रीज। जब इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है कि घटती है? हिंदी दिखाओ। हिंदी देख लो, हिंदी देखिए इसका। बताइए सर, आंसर सुधांशु, गिव मी आंसर। सुधांशु क्या हुआ? देखिए राइट आंसर जो है वो है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा कि जैसे जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, डिमांड भी इंक्रीज होती है। भाई मान लो अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप नॉर्मल ब्रांड के कपड़े पहनते हो, नॉर्मल कपड़े। जैसे आपकी नौकरी लगेगी आपके पास अच्छी इनकम आएगी, जब अच्छी इनकम आएगी तो फिर आप एप्पल का मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, अच्छी गाड़ी आप लेना चाहेंगे। तो जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है लग्जरी गुड्स की। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु क्वाइंड द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। किसने कहा था ये ट्रेजेडी ऑफ फॉर्म्स के बारे में? गिव मी आंसर। ये इसका राइट आंसर है गैरेट हार्डिन। गैरेट हार्डिन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात करी थी। ये एक फिलॉसफी है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की, जिसमें कॉमन मैन क्या सोचता है और कैसे एक्सपेंडिचर करना चाहता है, उसका मार्केट में, इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से जानकारी मिलती है। तो ये इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एवरेज रेवेन्यू मीन्स, एवरेज रेवेन्यू मतलब औसत राय, औसत राजस्व से तात्पर्य है। औसत राजस्व का अर्थ है, बताइए। सुधांशु कहां गए भाई? जितेंद्र, सुधांशु कहां गए? जितेंद्र आंसर बताइए, नहीं पता। औसत राजस्व का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर है सी। सी कैसे है बता रहा हूं मैं आपको, सी है इसका राइट आंसर। बेची गई वस्तु का प्रति इकाई राजस्व। देखो अब इसका सारे ऑप्शन समझिए। औसत इकाई, कॉल कर लो सर। अरे नहीं जितेंद्र, क्या है, सब तुम 3-4 लोग ही हो इसमें, और 3-4 लोग ही आंसर करते हैं, तो इसलिए उनका नाम लेके मैं पूछता हूं कि भाई जब आंसर कर रहे हो तो कहां गए? तो जितेंद्र तुमने दिल पे ले लिया क्या है? ओके ओके ओके, देख लो इंग्लिश देख लो।
बताइए जितेंद्र, आंसर बताओ। एवरेज रेवेन्यू मीन्स व्हाट? द प्रॉफिट रियलाइज्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूनिट सोल्ड, द प्रॉफिट रियलाइज्ड बाई सेल ऑफ ऑल कॉमोडिटीज। देख लिया? चलिए बताइए आंसर इसका। जितेंद्र 12 का सी बता दिया था मैंने, अब कैसे है इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब बेची गई सीमांत इकाई से अर्जित लाए। भाई मान लीजिए कोई चीज आपने प्रोड्यूस की, पांच यूनिट्स उसकी प्रोड्यूस की, ठीक है? तो पांचवी यूनिट्स जो आपने बेची, लास्ट वाली, जो लास्ट फिफ्थ यूनिट आपने बेची, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ उसके बारे में कह रहा है कि उसको बोलते हैं औसत राजस्व। नहीं। उसके बाद कह रहा है बी, सभी वस्तुओं की बिक्री से हुआ लाभ, मतलब 5 यूनिट आपने बेचा, उससे जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको नहीं। उसके बाद बेची गई वस्तु का प्रति इकाई राजस्व, ये कह रहा है कि मान लो 5 यूनिट आपने बेची, 5 यूनिट आपने बनाया उसको बेच, तो हर यूनिट से 1 2 3 4 और 5, हर यूनिट से जो आपको प्रॉफिट हुआ, हर यूनिट से 1 2 3 4 5, पांचों यूनिट से जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उसका टोटल जो होता है उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। इसलिए ये कह रहा है पांचों से कि मान लीजिए पहले में आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, दूसरे में कम हुआ, तीसरे में ज्यादा हुआ, चौथे में औसत एवरेज रहा, तो क्या आप ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हर यूनिट में जो अपने प्रॉफिट कमाया, हर यूनिट में जो अपने प्रॉफिट कमाया, उसका जो एवरेज टोटल एवरेज है। ठीक है? तो राइट आंसर, बेची गई वस्तु की प्रति इकाई राजस्व, हर इकाई से जो आपने रेवेन्यू प्राप्त किया उसका टोटल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी है, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, बताया था डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लोचन नकारात्मक होती है, वस्तु क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। कौन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इसका इंग्लिश देख लो एक बार। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव, देन द कमोडिटी मस्ट बी। लग्जरी नहीं जितेंद्र, लग्जरी नहीं। आंसर दो सुधांशु। रजनीश आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा सी, इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड का मतलब होता है घटिया सामान। भाई घटिया सामान अगर आप देखेंगे तो द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव। निगेटिव तभी होता है जब घटिया सामान आप खरीदेंगे, इलास्टिसिटी निगेटिव तभी होता है। ठीक है? राइट आंसर इज सी, घटिया सामान पर ही इलास्टिसिटी निगेटिव होता है, लोच निगेटिव होगा। कैसे? तो मान लो कि अभी तुमने कोई चीज प्राइस 5 रुपए थी, तो आपने 10 यूनिट की डिमांड करी, और मान लो प्राइस और बढ़ गई, ठीक है, 10 रुपए हो गई, लेकिन वो अगर कोई गुड्स घटिया है जो आप खरीदना नहीं चाहते हैं, इंफीरियर है, तो प्राइस बढ़ने के बाद उसकी डिमांड और कम हो जाएगी। ठीक है? तो उसको वो निगेटिव में चला जाता है। ठीक है? बिल्कुल, जो अभी बताऊंगा मैं, इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी। तो यहां पर आप इंफीरियर गुड्स, मतलब घटिया जो वस्तुएं हैं, उन्हीं का डिमांड जो है वो नेगेटिव होता है, घटिया सामान का। क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो उस पर डिमांड नहीं होती है, उसकी डिमांड माइनस में चली जाती है, उसको कोई भी नहीं खरीदता। तो राइट आंसर इज इंफीरियर गुड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, द टोटल यूटिलिटी इज व्हाट? अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है? अभी बिल्कुल नीचे वाला आएगा, अभी मैं बताऊंगा उसका क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर बताइए। और इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस जितने भी आएंगे उसका, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का है। ठीक है? देखिए
देखिए ये यूटिलिटी जो है, उपयोगिता, ये तीन तरह की होती है। पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है, और तीसरा होता है एवरेज यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता, हिंदी में इसको उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता ये इकोनॉमी का, माइक्रो इकोनॉमी का टर्म है। ये इसको पढ़ने का मोटिव ये है कि कोई भी गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं, उससे हम कितना सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं, हाउ मच गेट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी 5 रोटी खा के उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा होता है, ठीक है, 5 रोटी खाता है तो उसको पूरी संतुष्टि, मतलब उसकी पूरी भूख शांत होती है और उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो यहां पर यूटिलिटी का मतलब है कि आप कितनी रोटी खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी सेटिस्फेक्शन लेवल को समझने के लिए यूटिलिटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और उपयोगिता समझते हैं। अब ये उपयोगिता तीन तरह की होती है, मार्जिनल, टोटल और एवरेज। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि आप मान लीजिए 5 रोटी खाने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसमें हर एक रोटी के कंजम्पशन से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने पहली रोटी खाई तो आपको 20% मिला, दूसरी रोटी खाई 40% मिला, तीसरी रोटी खाई 60% मिला, चौथी खाई 80% मिला, और पांचवी खाने के बाद 100%। तो क्या आप तो आपको हर एक रोटी खाने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का मतलब 5 रोटी खाने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो इस मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल कर देते हैं तो वो हो जाता है टोटल यूटिलिटी। मतलब 5 रोटी, तो हर एक रोटी से सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, और जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। और एवरेज क्या करते हैं, तो टोटल कंजम्पशन अपॉन सेटिस्फेक्शन, एवरेज निकल गया। क्लियर? तो यहां पर डिफरेंस क्या होता है जी? तो अब देखो इसका एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी डायग्राम के थ्रू। देखो, यूनिट ऑफ ब्रेड, रोटियों की संख्या, उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी, ठीक है। रोटी 1 0 0, रोटी 2 10, ये हो गया 5, 3 15, इसका चार्ट मैं भूल रहा हूं, एक बार मेरे दिमाग ध्यान में नहीं आ रहा है, एक बार उसको, इस चार्ट को मुझे देखना पड़ेगा टोटल यूटिलिटी का। इसमें डिफरेंसेस आप जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका समझा देता हूं मैं तुम लोगों को। देखिए ये कह रहा है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी इज, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक रोटी से 20%, दूसरी से 40%, तीसरी से 60%, चौथी से 80% और पांचवी से 100%, ठीक है। अब यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल तुम्हारा क्या है, 100% है, तो अब आपको एक रोटी की भी भूख नहीं है, तो यहाँ पर 0 है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, 100 है ना जी। टोटल यूटिलिटी, इन सभी को जोड़ देंगे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को, तो टोटल यूटिलिटी मिली। समझ में आ रही है बात? यस और नो बोलो। क्लियर? समझ में आ रहा है जी? हाँ या ना, रिप्लाई करो। जितेंद्र, रजनीश, सुधांशु, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे कमेंट करे क्या हुआ। सुधा, रजनीश, जितेंद्र, एक मिनट सुधांशु, मैं और लोग, 2 लोगों से पूछ लूं इनमें इनको समझ में आया कि नहीं। रजनीश और जितेंद्र, जितेंद्र
देखो सीधे सीधे समझना है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये रोटी है कोई भी, मान लीजिए आप 5 रोटी खा के आपकी भूख शांत होती है, ठीक है। आप मान लीजिए भूखे हैं और आप 5 रोटी खाते हैं डेली, तो आपकी भूख शांत होती है, ठीक है। अब आपने पहली रोटी खाई तो आपको 20% सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी रोटी खाई आपको 40% मिला, तीसरी रोटी खाई 60%, चौथी रोटी खाई 80%, पांचवी रोटी खाई 100%, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी इसमें क्या कह रहा है कि हर एक यूनिट के कंजम्पशन से आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पहली रोटी से 20% मिला, दूसरी रोटी से 40%। अब पहली रोटी के बराबर तुम्हारा भूख नहीं है, तीसरी रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी के बराबर भूख नहीं है, चौथी रोटी खाने के बाद तीसरी रोटी के बराबर नहीं है, और पांचवी रोटी खाने के बाद आपको चौथी रोटी, मतलब हर एक यूनिट के कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं? यहां तो क्लियर हुआ ना जितेंद्र, रजनीश? हर एक यूनिट के कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पहली रोटी से 20% मिला, दूसरी रोटी से 40%, ठीक है। तो हर एक यूनिट के कंजम्पशन से क्या हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ रहा है? तो हर एक यूनिट के कंजम्पशन से जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब इन सभी को अगर आप एक साथ मिला लेंगे तो क्या वो टोटल यूटिलिटी होगी? मतलब अगर कहा कि एक आदमी को कितना भूख लगा था, तो 100 मान लीजिए 100% आपकी भूख शांत हुई, तो कितनी रोटी खाई? 5 रोटी खाई। 5 रोटी खाने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो गया, तो क्या करेंगे? ए सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ए सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मतलब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का जो योग है उसको हम बोलते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। तो मान लीजिए कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, मतलब अब आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, 5 रोटी खाने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन 0 हो गया है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? हायर होगा ना जी। भूख नहीं है, अब आपका भूख शांत हो चुका है, ये 0 है, तो यहाँ टोटल यूटिलिटी क्या है? भूख शांत मतलब 100 है ना जी, पांचवी रोटी है तो सबसे उच्च होगा। तो राइट आंसर सी, मैक्सिमम। 20, 40, 60, 80, 100 इज मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जितेंद्र, सीधे सीधे शब्दों मैंने बताया, अभी एक बार समझना कि मान लीजिए कि मैंने भूख रोटी पर इसलिए कहा कि आपको साफ साफ समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप 5 रोटी खाते हैं और 5 रोटी खाने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा होता है, ठीक है। अब आपने पहली रोटी खाई, ठीक है, तो उससे आपको 20% सेटिस्फेक्शन मिला, 20% संतुष्टि मिली कि चलो एक रोटी थोड़ा भूख शांत हुआ। दूसरी रोटी खाई 40% मिला आपको, ठीक है। तीसरी रोटी खाई 60% मिला आपको सेटिस्फेक्शन, ठीक है। मतलब अब पहली रोटी के बराबर भूख नहीं है आपको। चौथी रोटी खाई, अब आपको 80% मिला, मतलब तीसरी रोटी के बराबर अब भूख नहीं है। और पांचवी रोटी खाई तो आपका भूख पूरी तरह से शांत हो गया, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल यहां पर 100% है। अब अगर इसके आगे आप रोटी कंज्यूम करते हैं, मतलब छठी रोटी अगर तुम खाते हो तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल 0 होगा, क्योंकि आपकी भूख ऑलरेडी 5 रोटी खाने के बाद पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद छठी रोटी खाने के बाद आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या यहां पर यह जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है 0 है? मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी यहां पर। क्या छठी रोटी खाने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल का क्या आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 रोटी खाने के बाद आप पूरी तरह से आपकी भूख शांत हो चुकी है। तो ये होगी 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। भाई 5 रोटी खाई ना, तो इन पांचों का योग हमने कर दिया। मार्जिनल पे तो हम एक एक में देख रहे हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और टोटल में हमने इस पांचों को जोड़ दिया तो टोटल हो गया, तो पांचों का योग मैक्सिमम होगा ना। अब क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? ये एग्जाम में ध्यान रखना,
वो चार्ट मैं तुम लोगों को कल बना के दिखा दूंगा जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वो थोड़ा सा मिस कर रहा है कोई पॉइंट्स उसका, यहाँ पर ये क्वेश्चन समझाने का। तो ये मैक्सिमम होगा, तो राइट आंसर इज सी। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 26। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मतलब क्या होता है? बताइए सर। जितेंद्र हिंदी में दिखा दूं? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, बताइए सर आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। बताओ भाई। वेरी गुड जितेंद्र, राइट आंसर इज सी, क्रिएटिंग यूटिलिटी। उपयोगिता, जरूरत, डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर डिमांड ही नहीं होगी, यूटिलिटी ही लोगों की नहीं होगी, तो फिर हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो प्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि डिमांड है उस गुड्स की, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो यूटिलिटी जो है ये मायने रखती है किसी भी चीज के प्रोडक्शन को। तो राइट आंसर इज सी, क्रिएटिंग यूटिलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया टोटल, ये दूसरे अर्थ में, ब्रेक इवन का दूसरे अर्थ में आ गया। बता दो ये भी, टोटल प्रॉफिट एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज, क्या होगा? ये ब्रेक इवन का दूसरा क्वेश्चन हो गया दूसरे तरीके से। बताओ इसका आंसर 27 का। बिल्कुल, ब्रेक इवन 0। भाई जितना जितना कॉस्ट लगाया उतना रेवेन्यू अर्न कर लिया, 0 पे है। अब अगर इससे ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, और इससे कम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो ट्रेड लॉस में जाएगा, तो 0 होता है, ठीक है। दूसरे अर्थ में इसका ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ, बताइए हायर एंड फायर का मतलब क्या होता है? ये टर्म जो है वो किस तरह की इकोनॉमी में यूज किया जाता है? बताइए जितेंद्र, सुधांशु, रजनीश, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, हायर एंड फायर। सोच लो, सोच के दो एक बार समझ में आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जितेंद्र, रजनीश, सोच के आंसर दो, सोच के आराम से, कोई जल्दी नहीं है। रजनीश ने नॉट श्योर, जितेंद्र कह रहे हैं नॉट श्योर, और रजनीश ने ए लगाया है, सुधांशु ने भी ए लगाया है। वेरी गुड, राइट आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। क्या है? ए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हायर एंड फायर, हायर एंड फायर का मतलब क्या है भाई? तो मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन होता है, इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है, इंडिविजुअल मैनेजमेंट होता है, उसके बाद कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज होता है, ये सारी भी चाची। अब ये जो मार्केट है इट्स डिपेंड ऑन डिमांड और सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पर ये काम करते हैं। अब जैसे ही मार्केट में डिमांड रेज होती है, उस कंडीशन में मोर एंड मोर आप देखेंगे रिसोर्सेज को ये यूज करते हैं, और अधिक से अधिक क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट हायर करते हैं, और खूब सारा प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बना के मार्केट में उसकी सप्लाई करते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट हायर करते हैं, रिसोर्सेज यूज करते हैं, और फिर उसकी सप्लाई करते हैं कि उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन कर सके, वो अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन कर सके। तो डिमांड जिस चीज की रेंज होती है उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए ये हायर एंड फायर की थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं कैपिटलिस्ट, जिससे इनका प्रॉफिट बना रहे और मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न कर सके। तो राइट आंसर इज ए होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्टों में हायर एंड फायर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मोटिव होता है उनका वेलफेयर, डेवलपमेंट। तो वो कभी भी किसी को यूटिलाइज नहीं करते, वो वही काम करते हैं जो सोसाइटी के सबके हित में हो। वो डिमांड और थ्योरी के अकॉर्डिंग काम तो करते हैं, बट सोशल एस्पेक्ट्स में करते हैं, नॉट प्रॉफिट मोटिव, ठीक है।
मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के मिक्स फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें यह असर कम देखने को मिलता है। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी में तो कुछ नहीं होता है भाई। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में बस जो चीज मांगा उसको चल रहा है, लोग अपने अपने तरीके से उसको यूज करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं सामान्य तरीके से। समझ में आ गई बात? तो 28 का राइट आंसर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है जी, बताइए। हिंदी में दिखाऊं जितेंद्र? ये लो हिंदी देख लो। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आंसर दीजिए सर इसका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? रिपीटेड क्वेश्चन, कहां रिपीट है भाई? ये रिपीट पूछा है क्या क्वेश्चन? मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कब। चलो कोई बात नहीं, आंसर बता दो, फिर इस पर मैं 4 सरप्राइज क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं। 4 सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा अगर रिपीटेड है तो। इसका आंसर पहले बता दो, फिर मैं आपसे 4 सरप्राइज क्वेश्चन पूछता हूं। बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 29 बता दो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बता दिया सबने? डी, वेरी गुड, उपयुक्त सभी भाई। अब याद आ रहा है, बाजार भी चाहिए पूंजी और पॉकेट। डी है आंसर इसका। अब यहां पर 4 आप मुझे सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे। 4 सरप्राइज क्वेश्चन, 4 सरप्राइज क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये क्या है? ये क्या है बताइए, व्हाट इज दिस? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। बता, 4 क्वेश्चन। चौथा, रॉन्ग आंसर सुधांशु। पहले इकरा पूछा, दूसरा मैंने इको मार्क कहा, तीसरा मैंने कहा इंपीरियल बैंक, चौथा मैंने कहा थिंक टैंक। चलिए 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 4 आपको क्वेश्चन आंसर देना है। हो गया? अब मैं आंसर दूं? आंसर दूं मैं? बोलो हाँ या ना। चलिए देखिए, पहला है इकरा इंफॉर्मेशन। ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इकरा, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट रेटिंग करती है कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है, लेन देन करता है, तो उस कंपनी की रेटिंग के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस कंपनी में कितना रिस्क है जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये रेटिंग देती है उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं आम पब्लिक से, ठीक है। इस रेटिंग के आधार पर आप उस कंपनी का नेचर जान पाएंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करना हमारे लिए उचित है या नहीं। तो इट्स ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद 1988 के बाद शुरू हुआ। पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी था, आप देखेंगे वो क्या नाम था जी उसका, CRISIL। फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी क्रिसिल,
उसके बाद इकरा, केयर, डफ फिलिप्स, बहुत सारी संस्थाएं आई जो क्रेडिट रेटिंग जारी करती हैं। ठीक है, तो 1988 के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करने और उसके रिस्क के रिगार्डिंग ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शुरू की गई और अभी राइट नाउ चल रही है। ठीक है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। दूसरा है इको मार्क। इको मार्क यूज किया जाता है सर, आप देखेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अभी जो सुधांशु आप बता रहे थे वो था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये देता है बॉस हॉलमार्क, और ये हॉलमार्क दिया है प्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आप दुकान में जाएंगे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा हॉलमार्क शुरू किया गया है। अब तो हॉलमार्क कंपलसरी कर दिया कि कोई भी गोल्ड अगर बेचता है तो बिना हॉलमार्क के नहीं बेच सकता। तो ये प्योरिटी गोल्ड और सिल्वर की शो करता है, जिसमें अगर हॉलमार्क है उस पर, जैसे हॉलमार्क का साइन होता है एक इस तरह का रेक्टेंगल स्ट्रक्चर, इसमें गोल 911 या समथिंग एक नंबर लिखा होता है, ये हॉलमार्क को शो करता है। अगर आप किसी दुकान में ले जाते हैं बेचने, तो इसमें अगर ये ऐसा साइन है तो वो सिर्फ जो मेकिंग चार्ज है उसको काट के बाकी 100% 22 से 24 कैरेट गोल्ड का पैसा देगा। ये नहीं कह सकता कि प्योर सोना नहीं है। ठीक है, तो हॉलमार्क ज्वेलरी गोल्ड की प्योरिटी को शो करती है, वो BIS जारी करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इको मार्क जो है ये कुछ इस तरह से इसका साइन होता है, घड़े का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जानते हैं आप लोग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मतलब होता है बॉस, BIS नहीं लगाता सुधांशु, जो इको मार्क है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर लगता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब कि जिनमें अगर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, जो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से जिनका प्रोडक्शन हुआ है, उस पर इको मार्क लगता है। ये इस तरह का सिंबल एक घड़े का बना होता है ग्रीन कलर का, उसको इको मार्क लगा के इसको हम बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे उन पर बोलते हैं, उनको उन पर लगता है। क्लियर। चौथा है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक मैंने आपको बताया था कि 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम भी है। क्लियर। तीसरा है चौथा है थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब जो नीति आयोग है उसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है सर, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें कि थिंक टैंक में कि इसमें कुछ 5 फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, जो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, जो एजेंडाज होते हैं उसमें ये गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते हैं। जैसे 5 में अभी आप देखेंगे 4 मेंबर ऑलरेडी हैं इसमें। ठीक है, तो 4 मेंबर ऑलरेडी हैं। इलाहाबाद बैंक इससे भी पुराना है। इलाहाबाद बैंक नहीं मेरे लाल, वो इलाहाबाद बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक। उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया इलाहाबाद बैंक में, जितेंद्र। उसको बाद में चेंज कर दिया अवध कमर्शियल बैंक, जो इलाहाबाद में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये भारत का सबसे पहला भारतीय बैंक है अवध कमर्शियल बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक है। इस 1881 में इसकी स्थापना की गई थी, बाद में इसको इलाहाबाद में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ये बैंक तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे 1906 में, 1806, 1840 और 1843 में बना था, जो बाद में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बैंक तीनों ही डूबने लगा, तो इन तीनों को अंग्रेजों ने मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया। और फिर 1955 में इन बैंकों को नेशनलाइज करके, इंपीरियल बैंक का नेशनलाइज करके इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ या ना में रिप्लाई करो। बताओ भाई। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सीडो, व्हाट इज सीडो? गिव मी आंसर। जल्दी बताओ, इसका हिंदी दिखा दूं? सीडो हिंदी इंग्लिश एक ही है यार, हिंदी इंग्लिश एक ही है इसका। सीडो का बताइए। बताओ सीडो का। सुधांशु 30 का भी बिल्कुल। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका सीडो, सीडो का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए लोन सैंक्शन करती है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए लोन सैंक्शन करती है। सीधे लिखा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए सीडो की स्थापना की गई, जो छोटे छोटे उद्योगों, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन सैंक्शन करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गिव मी आंसर। इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ जितेंद्र। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? जितेंद्र क्या हुआ? रजनीश, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू विच? जितेंद्र आंसर करो। रजनीश ने किसका आंसर दिया है? रजनीश आपने 30 का दिया है, 31 का दिया है? देखिए राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, शेयर मार्केट। भाई सीधे डायरेक्ट ट्रेडिंग तो अपन गुड्स का करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उन गुड्स को सोल्ड करते हैं, फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, तो डायरेक्टली हम इन गुड्स का परचेज, सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, इन साइड में क्या करते हैं? शेयर, शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हैं। अब आप देखिए शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा का मतलब, तो मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, कोई भी कंपनी क्या करती है, अगर रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू क्रिएट करना चाहती है, रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, तो उसके लिए अपने टोटल ऑनरशिप का वो एक कुछ अमाउंट शेयर के रूप में बाहर, आप देखेंगे कंपनी रजिस्टर्ड कराती है और शेयर के रूप में बेचती है। ठीक है, तो 10% 20% वो अपनी शेयर बेचती है। जितने शेयर आपने खरीदे उतने उस कंपनी के ऑनरशिप में आपकी पोजीशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अलग से हम किसी कंपनी का शेयर खरीद के उसके प्रॉफिट में हम लोग पार्टिसिपेट, हिस्सेदार बनते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर? तो राइट आंसर इज शेयर मार्केट। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट? जितेंद्र, रजनीश, सुधांशु, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अ कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट विच डील्स विथ, कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट को डील करता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? बताइए, आंसर बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 32। नो सुधांशु, रॉन्ग आंसर है सबके। देखो कैपिटल मार्केट बोलते किसको है? तो इसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट को। ठीक है,
शेयर मार्केट भी कैपिटल मार्केट में आता है। अब अगर शॉर्ट टर्म फंड तुम इसमें लगाते हो शेयर मार्केट में, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? नहीं। या म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब कैपिटल मार्केट के अंदर है। अब अगर शॉर्ट टर्म में तुम इन्वेस्ट करोगे, आज आपने लगाया, एक महीने बाद आप सोचेंगे, तो इतनी जल्दी नहीं होता है। शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई आप एक महीने में कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कंपनी जैसे जैसे अच्छी पॉलिसी, अच्छे प्रोडक्ट ले आती है, मार्केट में उसके गुड्स की डिमांड होती है, मार्केट में अधिक से अधिक अपने गुड्स होल्ड करती है, तो धीरे धीरे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ने लगता है, और फिर उससे नेट प्रॉफिट बढ़ने से शेयर की वैल्यूज भी बढ़ती है। लेकिन वो तभी होगा जब लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, लॉन्ग टर्म फंड जो है, इसमें ही ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट या प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, लॉन्ग टर्म। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 33, कमर्शियल बैंक्स लेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर्स? बताइए आंसर। हिंदी दिखाऊं इसका? हिंदी दिख लो। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देते हैं? बताइए। गिव मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 33 का, कमर्शियल बैंक्स प्राइमरी सेक्टर्स में सबसे पहले, मतलब प्राइमरी लेवल पर वो किसको लोन देते हैं? बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी ने 2 टर्म में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कमर्शियल बैंक्स का। एक तो 1969 में और दूसरा 1980 में। 1969 में 14 बड़े बैंकों का और 80 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइज किया। मोटिव क्या था? तो आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी का मोटिव ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक थे, वो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। वो वहीं ब्रांच खोलेंगे, वहीं लोन देंगे जहां पर रिटर्न की ज्यादा संभावनाएं होंगी, और उन्हीं लोगों को देंगे जहां से रिटर्न आ सकता है, और रूरल या छोटे क्षेत्रों में नहीं खोलेंगे जहां बैंक को लॉस हो। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके देश का डेवलपमेंट हो, तो एग्रीकल्चर और हमारे देश के जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, इनको भी हमें इंप्रूव करने और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो वो तभी होगा जब हम इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दें। तो इन्हीं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर और छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, और 1980 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, और इन बैंकों को की लायबिलिटी फिक्स की गई कि आप रूरल एरियाज में या छोटे शहरों में अपने ब्रांच ओपन करें, और वहां के फार्मर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट करें। क्योंकि आप ऑनरशिप इसमें मोस्टली, क्योंकि 51% से शेयर ज्यादा अगर किसी भी सेक्टर का गवर्नमेंट खरीद लेती है तो वो नेशनलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की डोमिनेंसी थी, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर मोटिव क्या है? एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। क्लियर? तो प्राइमरी लेवल पर ये इन सेक्टर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ताकि इनको ग्रो कर सके। क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट? हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, ये आया भाई साहब आपके डिमांड का क्वेश्चन। ये आया आपके डिमांड का क्वेश्चन, जिसको आप कैसे निकालेंगे? मालूम है इसको कैसे निकालते हैं? सिंपल सा थ्योरी है इसको निकालने का। इसके आधार पर निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू। क्या है? तो डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है? डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। ठीक है? और पी का मतलब होता है ओल्ड प्राइस, और क्यू का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी।
तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके आधार पर तुम कैलकुलेशन करके और इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो पुरानी प्राइस कितनी थी, पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, और उसके बाद कितनी प्राइस में चेंज हुआ और कितना। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पर सेट करो और इसका आंसर निकाल के मुझे कल बताना कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया। ठीक है, तो कल इसका आंसर दिखा दूं, अच्छा क्वेश्चन दिखाऊं? को इंग्लिश दिखा दूं? लो इंग्लिश देख लो। If price of an article decrease from P1 to 25 quantity demanded increase 900 units। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूले के आधार पर कल मुझे निकाल के बताना है आपको, फिर अपन इस पर कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल हम लोग नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, सर सर चुपके से हमें पर्सनल पीडीएफ मेल कर दो तो हम भी ठीक है, ठीक है रजनीश, क्या है ना ये पीडीएफ की फाइल मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, हार्ड फॉर्म में है। मैं फोटो खींच के भेज सकता हूं अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, बता देना मुझे मैसेज करके, आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।